लिए बैठक बुलाई है। सेवन रस्कूस स्थित प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक शुरू भी हो चुकी है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस बैठक में सभी दलों के नेताओं से विधेयक को पास कराने के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकपाल विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद सरकार के पास संख्या बल नहीं होने की वजह से राज्यसभा में लटक गया था। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में 12 बजे रात तक बहस के बाद संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। लोकपाल बिल पर राज्यसभा में वोटिंग नहीं हो सकी थी। दरअसल सरकारी लोकपाल के कई मुद्दों पर विपक्ष असहमत था और काफी सारे संशोधन प्रस्ताव आए थे, जिसके बाद देर रात को बगैर वोटिंग कराए राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। तो आपको बता दें कि भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल विधेयक जिसे राज्यसभा से पारित कराने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि पिछले सत्र में लोकसभा से पारित हो गया था, राज्यसभा में यह बिल लटक गया था सरकार के पास संख्या बल नहीं होने के कारण, और एक बार फिर से यहां इस बिल को पास कराने की कवायद शुरू की जा रही है और सभी दलों को बुलाया गया और बैठक चल रही है। आपको बताएं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सेवन रस्कूस स्थित प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री इस बैठक में सभी दलों के नेताओं से विधेयक को पास कराने के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। तो बहुप्रतीक्षित लोकपाल बिल जिसे लोकसभा में पास करा लिया गया, लेकिन हालांकि इसके जो कई पॉइंट्स है उस पर विपक्षी दलों को आपत्ति थी, कई संशोधन प्रस्ताव भी इस पर लाए गए। राज्यसभा में यह बिल जाकर लटक गया था और अब फिर से एक बार कवायद शुरू हो गई है इस बिल को राज्यसभा से पास कराने के लिए। और प्रधानमंत्री आवास पर सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है और इसमें प्रधानमंत्री जो सभी दल हैं उनसे ये इस विधेयक को पास कराने के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। श्रीलंका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव पर पश्चिमी देशों का साथ देते हुए भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की। हालांकि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किसी खास देश से जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं करता है, लेकिन माना जा रहा है कि अपनी सहयोगी पार्टी डीएमके के जबरदस्त दबाव के आगे घुटने टेकते हुए भारत सरकार ने श्रीलंका के खिलाफ वोट किया है। अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से यूएनएचआरसी में लाए गए इस प्रस्ताव में लिट्टे के खिलाफ युद्ध में श्रीलंका पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। 47 सदस्यीय यूएनएचआरसी में 24 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जिसमें भारत भी शामिल है, जबकि 15 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। वहीं 8 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सबसे अहम बात यह कि रूस समेत भारत के पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की है। नॉर्वे में अपने 2 मासूम बच्चों का संरक्षण पाने की जद्दोजहद कर रही सागरिका ने आरोप लगाया है कि उसके पति अनुरूप लगातार उस पर दबाव बना रहे हैं कि वो एक अनुबंध पर दस्तखत कर दे, जिसके तहत बच्चों का संरक्षण उसके चाचा को दे दिया जाएगा। सागरिका का कहना है कि ऐसा नहीं करने पर उसे घर से निकालने की धमकियां दी जा रही है। इसके साथ ही सागरिका ने बताया कि भारतीय विदेश मंत्रालय और माकपा के नेता वृंदा करात ने उसे ऐसा करने से मना किया है। सागरिका के मुताबिक अनुबंध का मजमून ये है कि अगर सागरिका और अनुरूप में तलाक हो जाता है तो बच्चे अपने चाचा के संरक्षण में रहेंगे। इतालवी सैलानियों को छुड़ाने के लिए ओडिशा सरकार और माओवादियों की मध्यस्थों के बीच आपको बता दें कि कोशिशें वहां तेज हो गई है और गुरुवार को बातचीत अधूरी रही। दोनों ही पक्ष आज एक बार फिर से बातचीत करेंगे। गुरुवार को माओवादियों की तरफ से नामित पूर्व नौकरशाह और सामाजिक कार्यकर्ता बीडी शर्मा ने सरकारी प्रतिनिधियों से बातचीत की। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता दंडपाणी मोहंती भी माओवादियों की तरफ से इस बातचीत में शामिल हुए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में बीडी शर्मा ने बताया कि सरकार के साथ माओवादियों की मांग से संबंधित कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला लेती है। I'm very disappointed. The chief minister spoke to me on Sunday. I was on tour and then I sent a message, called me a little later. He spoke to me on Sunday. I offered him every help. He didn't ask for anything. He said, I'm just keeping you informed. The Home Secretary told me yesterday and today that he has spoken to the Chief Secretary twice. He's spoken to the DGP once and he has offered them any kind of help which the state government will want.
but no specific request has been made until I left my office a few minutes ago. So I don't think the Chief Minister should be making these statements without any basis. My first concern is the release of the 2 Italian hostages. I really am not here to banter words with Mr. Chitambram. The hostages, the Italian hostages who are here in Odisha in the hands of Maoists is a very, very serious matter, not only for Odisha, but for the whole. और अब बात कर्नाटक के नाटक की। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने अपने इस्तीफे की खबरों को पूरी तरह से खारिज किया है। बीती रात नई दिल्ली में बेंगलुरु पहुंचने के बाद गौड़ा ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने उनसे साफ कहा है कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लिहाजा उनके इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही है और वो बैठक के नतीजों से बेहद संतुष्ट हैं। आपको बता दें कि नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात के बाद येदियुरप्पा भी बीती रात ही बेंगलुरु पहुंचे और यहां उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी दोबारा ताजपोशी के सवाल पर कहा कि ये पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है और फिलहाल आलाकमान ने इसके लिए कोई खास तारीख तय नहीं की है। दरअसल भाजपा आलाकमान येदियुरप्पा की लोकप्रियता और उसके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच बुरी तरह से उलझ गई है। एक तरफ उसके सामने येदियुरप्पा के लिंगायत समुदाय के तौर पर व्यापक वोट बैंक की चिंता है, तो दूसरी तरफ येदियुरप्पा की दोबारा ताजपोशी से उसे अपनी साख पर बट्टा लगने का खतरा है। Not resign. I am continuing to be Chief Minister. My Nitin Gadkari asked me to. No, wait. Nitin Gadkari told that you will continue as the Chief Minister, and nothing of that sort. Resigning question does not arise at that stage. They have not given any specific date or time or anything like that. We have discussed about the political situation in Karnataka. Very, very cordial meeting. I am satisfied with the meeting. Let us wait for their decision. Sir, your MLAs are looking forward to your reinstatement as Chief Minister. By when can you give them a positive, concrete reply, sir? I don't know. That is left to the High Command. I don't want to discuss anything more than. Will it be in April or July? There is a news that after the budget you will going to be a. इधर भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कर्नाटक के भाजपा नेताओं से पार्टी का अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही गडकरी ने साफ किया है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर फैसले के लिए वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे और गडकरी की ओर से पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को ये जानकारी दी। इससे पहले गडकरी ने कर्नाटक में नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान पर सभी नेताओं से अलग अलग मुलाकात की। मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और ईश्वरप्पा ने गडकरी से मुलाकात की। गडकरी जी ने आज श्री सदानंद गौड़ा, श्री ईश्वरप्पा, श्री येदियुरप्पा जी और श्री जगदीश शेट्टार से अलग अलग मुलाकात की और कर्नाटका की राजनीतिक स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस चर्चा के पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी कर्नाटका के विषय में उचित निर्णय भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं से विचार के उपरांत करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर्नाटका भाजपा के सभी नेताओं से विनम्र आग्रह किया है कि वो भाजपा के अनुशासन की मर्यादाओं का। खबर मध्य प्रदेश से है। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन गई है, लेकिन उसके अंदर अभी भी खींचतान जारी है। हालांकि बगावत के सुर तो जाहिर तौर पर शांत दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अभी यह कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। इसी बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन में उत्तराखंड में नई सरकार बनाने का सूत्र लिखा जा रहा है। यहां उत्तराखंड के 22 विधायकों ने डेरा डाल दिया है और इन विधायकों के साथ मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा और अरविंद मेनन ने बैठक की है। तो विक्रम उत्सव जो आपके उज्जैन में आज प्रारंभ हुआ उसमें भाग लेने आया, लेकिन एयरपोर्ट पे जानकारी मिली कि उत्तराखंड के विधायक भारतीय जनता पार्टी के यहां पर आए हुए हैं और वो भी दर्शन के लिए महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर जाने वाले हैं। तो ये मेरी अध्यक्ष के नाते ड्यूटी है कि अगर मेरी पार्टी के विधायक यहाँ पर आए हैं तो मैं उनसे मिलूं और बातचीत करूं। क्या माना जाए, कुछ अहम बैठक हुई है? नहीं, कोई बैठक नहीं हुई है। वे दर्शन के लिए आए हैं
और ये मैं आपको इसीलिए कहकर गया था कि सच मैं बहुत करीब आप जब मानता हूं, मैं तो साफ साफ बात करने वाला हूं। वो सब लोग दर्शनार्थ आए हैं और अरविंद मेनन जी हो सारे कार्यकर्ताओं के साथ कटसी में हमारे प्रांत में कोई बाबा, मैंने कहा ना केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थान से अगर कोई आया है कि हम तो उन्हें अतिथि और अतिथि देवो भव, और ये हमारी मूल मान्यता है। और महाकाल की नगरी में जो आए हैं दर्शनार्थ, हो सकता है सुबह दर्शन भी करेंगे वो सब लोग, और आपका कैमरा टाइट रहेगा एकदम। उज्जैन में 22 मार्च से डेरा डाले हुए उत्तराखंड के लगभग 22 विधायकों का दल देर रात तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से वार्तालाप करता रहा। भाजपा नेताओं का दावा है कि इन 22 विधायकों के अलावा कांग्रेस और बसपा के कई विधायक भी समर्थन देने को तैयार हैं। देर रात चर्चा के बाद सुबह 3 बजे सभी विधायकों का दल महाकालेश्वर मंदिर पहुंचा और बाबा महाकाल से उत्तराखंड में अपनी पार्टी की सरकार बनाने की कामना भी की। इस दल में करीब 5 महिला विधायक भी शामिल हैं। हम है करीब 1 दर्जन विधायक। 1 दर्जन? 1 दर्जन से ज्यादा की सूचना है हमारे पास। तो नहीं, यहाँ पे कुछ आ रहे हैं दर्शन करने के लिए और जा रहे हैं। हम अभी आज आए थे दर्शन करने के लिए। सारे बीजेपी के विधायक हैं? नहीं, और भी विधायक हैं। और भी है, कांग्रेस और निर्दलीय हैं? नहीं, कांग्रेस के तो हमें मालूम नहीं, निर्दलीय विधायक। नहीं, पर सरकार बनाने की कवायद चल रही है आपकी? सरकार तो अब देखा 26 को पता चलेगा। 26 को? जी 26 है। 26 को कुछ बड़ा धमाका करेंगे आप? बिल्कुल 26 को या बिल्कुल। हम लोग 22 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के आए हैं। हमारे साथ कोई भी निर्दलीय एमएलए नहीं है। 22 एमएलए हैं, बाकी भी हमारे साथी आ रहे हैं, आज यहाँ पर पहुंच जाएंगे। 31 विधायक उत्तराखंड की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे हैं और लगभग सभी एमएलए यहाँ पर पहुंचेंगे और भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। अब ये हमारे हाईकमान की योजना है और कांग्रेस के कुछ लोग भी संपर्क में हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में निकट भविष्य में अपनी सरकार बनाएगी। कांग्रेस की 32 आई तो सरकार के लिए क्लियर कट मैंडेट ना उनको मिला ना हमको मिला, क्योंकि संवैधानिक रूप से उनकी 1 सीट ज्यादा थी, इसलिए पहला अवसर उनको मिला है। लेकिन उनके यहाँ बहुत जबरदस्त असंतोष है, मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर उनमें झगड़ा खड़ा हुआ है। निर्दलीय जिनको समर्थन में जिनको वो लेकर आए थे उनमें से कई ने आरोप लगाया हमें धोखा दिया गया, तो वो सब लोग हमारे संपर्क में हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है कि हमने प्रदेश बनाया, हमने छोटे राज्यों का गठन किया, हमने उत्तराखंड राज्य बनाया और उस राज्य के विकास के लिए हमने बुनियादी काम किए हैं। हमारी सरकार ने 5 साल वहाँ अच्छे काम किए हैं। हम चाहेंगे कि हम वहाँ सरकार बनाएं और सरकार बनाकर उस राज्य की भलाई के लिए, उसके विकास के लिए काम। उत्तराखंड में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी है, लेकिन वहां कांग्रेस में फूट पड़ गई है। यदि हमें मौका मिला तो हम सरकार बनाने से पीछे नहीं रहेंगे, यह कहना है प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन कांग्रेस यदि भाजपा को मौका देगी तो उनकी पार्टी सरकार बनाने से नहीं चूकेगी। देखिए, हम प्रजातंत्र का सम्मान करते हैं, वहाँ पर कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ है, पर कांग्रेस में ही यदि फूट होगी तो सरकार चलाने का अवसर यदि वहाँ की जनता उन्होंने कांग्रेस को दिया है, पर कांग्रेस यदि हमें देगी तो हम उसे चूकेंगे भी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से जनता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। यदि वो नहीं। इसके साथ ही हम वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी, आप बने रहे हमारे साथ। आप राजनेताओं की और खासकर रक्षा मंत्री की जासूसी करा रहे हैं। एक हथियार माफिया है, हथियार के दलालों की कोई एक सिंडिकेट है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। किसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कि भारतीय सेना आज भी टेटा ट्रक इस्तेमाल करती है जिसकी जो बाहर से खरीदा जाता है, जबकि सेना शायद इससे बेहतर ट्रक बनाने की क्षमता रखती है। ऐसा क्यों? इन सभी सवालों का जवाब देंगे थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह। संतोष भारतीय करेंगे जनरल वीके सिंह का कोर्ट मार्शल। देखिए जनरल का कोर्ट मार्शल शुक्रवार, शनिवार और रविवार शाम 6:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। जीवन में आए सुख समृद्धि हो अगर पेड़ों की वृद्धि। वेदांता। समय के साथ बदलता है घटना चक्र, सरकारी नीति और विरोधी राजनीति, भ्रष्टाचार और अपराध की स्थिति, समस्याएं और समाधानों का सिलसिला और कुछ उलझे हुए सवाल।
मध्य प्रदेश की जिंदगी का हर एक रुख जो है प्रदेश की अपनी पहचान, अपना एमपी इन समय पर उसके सह प्रायोजक है जेपी शारदा ऑयल, इतना हेल्दी कि हो जाए खाने से प्यार। महिंद्रा ट्रैक्टर्स 28 सालों से नंबर 1। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी से। हम दिखाते हैं वो सच जो स्याह पहलू है समाज का, हमारे धुंधलाते आज का। आइए हमारी आवाज से आवाज मिलाइए, क्योंकि सूरत बदलनी चाहिए। कार्यक्रम के सह प्रायोजक है जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। मिंटू इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल रायपुर, जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। आजादी के बाद आखिर क्यों पिछड़ता गया मुस्लिम समाज? सरकारें क्यों नहीं ध्यान देती इनकी समस्याओं पर? सरकार तक क्यों नहीं पहुंच पाती इनकी आवाज? पिछड़ापन, कुपोषण, अशिक्षा और कुरीतियों ने क्यों जकड़ा है मुस्लिम समाज को? आतंकवाद, असुरक्षा की भावना और बेरोजगारी के चलते युवा क्यों हैं खौफजदा? हम जाएंगे मुद्दों की तह तक, उठाएंगे इन सभी मसलों को और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या हैं मुस्लिम समाज के अधूरे ख्वाब। देखिए अधूरे ख्वाब हर शनिवार शाम 6:30 बजे सिर्फ ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। के बाद आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उद्योगपति शर्मा परिवार से गुरुवार को 63 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने शर्मा परिवार के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जो गुरुवार को खत्म हो गई। आयकर विभाग की इस कार्रवाई में 4 लॉकरों से करोड़ों के जेवरात बरामद किए गए हैं। वहीं 6 करोड़ रुपए की हुंडियां भी मिली है, जबकि 7.5 करोड़ रुपए अघोषित नकद बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 30 से भी ज्यादा बैंक खातों समेत 1 दर्जन से अधिक लॉकर्स के दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिन्हें सील कर दिया गया है। इसके अलावा 4 सर्राफा दुकानों को भी सील किया गया है। इनकम टैक्स विभाग इस कार्रवाई को छत्तीसगढ़ में एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। माओवादियों के आज से 3 दिनी बंद के दौरान दंतेवाड़ा में एक बार फिर नक्सलियों ने उत्पात मचाते हुए कुपेर और कामालूर के बीच मालगाड़ी को निशाना बनाया, जिसके चलते किरंदुल से विशाखापट्टनम की ओर जा रही मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। साथ ही भांसी बचेली के बीच भी नक्सलियों ने रेल पटरी उखाड़कर रेल मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। ऐसे में रेल यातायात बंद होने के चलते यात्रियों की आवाजाही के अलावा लौह एस की ढुलाई पर भी असर पड़ा है, जिससे करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। से 25 मार्च तक बंद का ऐलान किया गया है और इस तारतम्य में नक्सलियों ने बीती रात कुपेर कमलूर के बीच मालगाड़ियों को गिरा दिया। जैसे ही सुबह रिलीफ ट्रेन उसे सुधारने के लिए निकली तो भांसी बचेली के बीच रिलीफ ट्रेन को भी पटरी निकाल के उखाड़ के माओवादियों ने अपना इस घटना को अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पटरी को माओवादी ने उखाड़ के किनारे फेंक दिया है, जिसके कारण यह रिलीफ ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। माओवादी अपने गंदे मंसूबों में कामयाब होते नजर आ रहे हैं और क्योंकि पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है, जंगलों में सर्चिंग चल रही है, तो माओवादियों के लिए सेफ जोन ये रेल पटरी होती है और अक्सर जंगलों का फायदा उठा के माओवादी इन रेल पटरियों को अपना निशाना बनाते हैं और ट्रेनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इटारसी रेलवे स्टेशन के पास मार्केट में आग लगी और 18 दुकानें इसमें जलकर खाक हो गई। आग से करोड़ों के नुकसान की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि दमकल की 8 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत की, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका और ऐसी आशंका जताई जा रही कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। हालांकि कारणों का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। तो 18 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं वहां और
आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका वहां जताई जा रही है। दमकल की 8 गाड़ियों को काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। भारतीय थल सेना अध्यक्ष ने कहा है कि भारतीय सेना लोकतांत्रिक सेना है, जबकि पाकिस्तान की सेना में इसकी कमी है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों में जो सामंजस्य है, वो सामंजस्य पाकिस्तानी सेना में कहीं नहीं दिखता है और भारतीय सेना के लिए देश ही सर्वोपरि है। हमारे और उनकी सेना के अंदर है वो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज का। हमारे यहां डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो देश के अंदर है वो सेना के अंदर भी आई हैं। दूसरी चीज एक बहुत बड़ी वो है हमारे अफसर और जवान के बीच में समन्वय, उतना दूसरी तरफ नहीं है। और मैं सिर्फ आपको ये बोलूंगा कि 71 के अंदर लड़ाई के बाद जब हम लोग सरेंडर ले रहे थे तो एक टुकड़ी थी जो कि उनके जेसीओ लेकर जा रहे थे। वो रुके और उन्होंने कहा कि साहब अगर हमारे जवान होते और आपके अफसर होते तो हमें कोई नहीं जीत सकता था। तो ये जो समन्वय बहुत बड़ी चीज है। और तीसरी चीज है कि हमारी सेना निष्पक्ष है, अपॉलिटिकल है, सिर्फ देश को सर्वोपरि मान के चलती है। शायद दूसरी तरफ ऐसा नहीं है। थल सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह के साथ पूरी बातचीत आप देख सकते हैं शुक्रवार, शनिवार, रविवार शाम 6:30 बजे। फिलहाल यहां वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। कई रूप, सुंदर और सजीली। फ्रूट्स और जूसेस का इंटेक बढ़ाते हैं, उससे एक ग्लो आता है। अपनी साड़ी खुद ही कस्टमाइज करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्राई एंड इन्वेस्ट अ लिटिल बिट ऑफ एनर्जी, अ लिटिल बिट ऑफ इमेजिनेशन। हर पल बदलते जीवन को स्त्री ही देती है घर को संपूर्ण रूप। आप समझिए आप घर का साज श्रृंगार कर रहे हैं। एक कंप्लीट वुमेन मैगजीन जो दे आपकी सतरंगी दुनिया को एक नई सोच। संगनी फॉर टुडेज वुमेन, सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे, सिर्फ ईटीवी पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक है जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। AG8 वेंचर्स लिमिटेड, जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। Welcome to your favorite show, Campus. खेलते हैं हमारे 3 बेहतरीन गेम राउंड। आपके फेवरेट शो जिसका नाम है के बाद आगे बढ़ते हैं। आज से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और आज के दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन लोग माता को प्रसन्न करने के लिए उपवास और कठिन तप करते हैं। जयकारा देवी सर्वभूतेषु
शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्र का पहला दिन है। आज के दिन भक्त लोग माँ के पहले स्वरूप की पूजा करते हैं। माता के पहले स्वरूप को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। ग्रंथों के अनुसार शैलपुत्री पहले राजा दक्ष की पुत्री सती थी, जिनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। कहा जाता है कि प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन सती और शंकर को यज्ञ में नहीं बुलाया। पिता के न बुलाने पर सती का मन व्याकुल हो गया और उन्होंने अपनी इच्छा शिव से जताई। सर्वज्ञाता शिव ने सती को पिता के घर न जाने की सलाह दी, लेकिन शिव के लाख मना करने पर सती न मानी और अपने पिता के घर पहुंच गई। वहां पर परिजनों के द्वारा तिरस्कार और शिव के अपमान को सती सह न सकी और उसी क्षण अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में जलाकर राख कर दिया। तदुपरांत हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उपनिषद के अनुसार इन्होंने हेमावती स्वरूप में देवताओं के गर्भ को तोड़ा था। तब से इन्हें हेमावती नाम से भी पूजा जाने लगा और नवरात्रि पूजन के पहले दिन इनकी पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन योगी विशेष उपासना कर अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हुए योग साधना का आरंभ करते हैं। 4 भुजाओं वाली शैलपुत्री माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए होती है। पूर्व जन्म के अनुसार इस जन्म में भी शैलपुत्री शिव की अर्धांगिनी बनी। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और शैलपुत्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। तो ईटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। वेलकम टू योर फेवरेट शो कैंपस और मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट पूजा और एक बार फिर से तैयार हूँ कैंपस का एक नया एपिसोड लेकर। दोस्तों आज हम हैं भोपाल के राधा रमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में। दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि सोने को आग में परखा जाता है और उसी प्रकार विपरीत परिस्थितियां भी हमें परखने के लिए आती हैं, जो हमें हर हाल में सफल बनाती हैं।
वेल बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड और करते हैं मस्ती हंगामे को ऑन।